तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे कल करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ध्यान देंगे। लेकिन बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़ बेटा। उसको जितना ज़्यादा उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपसे रिक्वेस्ट है बेटा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो इलेक्ट्रिक करंट पहले देखेंगे, इसके बाद बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन is called इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर हम देखें तो I इक्वल टू, तो हम लोग लिख देते हैं कि I इक्वल टू क्यू बाई टी, या स्मॉल आई ही लिखते हैं, स्मॉल आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर हम यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाएं बेटा, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगर लगाते हैं तो क्यू बराबर एन ई होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, तो क्यू बराबर एन ई बाई टी हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात आपका क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट इस पर थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। क्रॉस सेक्शन के बारे में क्रॉस सेक्शन के बारे में बच्चों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गड़बड़ है कि क्रॉस सेक्शन के बारे में क्या समझते हैं। तो मैक्सिमम किताबों में भी हमने देखा कि क्रॉस सेक्शन को यहाँ पर एरिया से रिलेटेड ले लिया है, लेकिन क्रॉस सेक्शन का मतलब यहाँ पर है ये उस एरिया से नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर अगर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी हो सकती है, वॉल्यूम भी हो सकता है। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन जैसे ये क्लोज्ड लूप है, तो इस क्लोज्ड लूप को क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। अब ये क्लोज्ड लूप क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इससे पास आउट हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इससे पास आउट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि कितने किताबों में लिख दिया एरिया, बट एरिया यहाँ पर कॉन्सेप्ट सही नहीं है बेटा। यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है क्रॉस सेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ऑफ फ्लक्स ऑफ द चार्ज थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, मतलब इस क्रॉस सेक्शन से कितने चार्ज पार्टिकल पास आउट हो सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है ये क्रॉस सेक्शन, कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक करंट को 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में भी रखा गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कूलम पर सेकेंड लिख सकते हैं, लेकिन इसका कूलम पर सेकेंड ना लिख करके इसकी एसआई यूनिट अगर हम लोग लिखेंगे तो इसकी एसआई यूनिट हम लोग रखते हैं एम्पियर, क्योंकि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में रखा गया है। और n जो है आपको बता दें कि ये क्या है, वेयर n तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे थे, बट यहाँ पर याद रखिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बोल सकते हैं, वेयर n इज इंडिकेट्स फ्लक्स डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लक्स डेंसिटी को इंडिकेट कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स? अगर आपको समझना है कि फ्लक्स क्या है तो कहेंगे सर फ्लक्स इज नथिंग जस्ट लाइक ए फ्लो। तो फ्लो का मतलब, अगर इस बात को यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे तो फ्लो का मतलब यही है कि कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इस क्रॉस सेक्शन से पास आउट हो सकते हैं। कितने लोग इसको पढ़ाते हैं लेकिन इसका मतलब नहीं समझा पाते, क्योंकि n का मतलब ये नहीं है बेटा। n का मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि कितने फ्लक्स यहाँ से, मतलब कितने चार्ज पार्टिकल इससे पास आउट हो सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि n इज इंडिकेट फ्लक्स डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो से, फ्लो का मतलब बहने से, मतलब कितना इस क्रॉस सेक्शन से पास आउट हो सकता है वो चीज बता रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स, जो कि आपको जानकारी होगा या ना हो, n जो होता है, आप देख रहे हैं कि n है क्या, तो n तो समझ में आया कि सर फ्लक्स डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम किसी भी मेटल के लिए बात करें स्टूडेंट्स, फॉर मेटल के लिए अगर हम बात करते हैं
तो किसी भी मेटल के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये जो फ्लक्स डेंसिटी जो होती है उसका ऑर्डर जो होता है 10 टू द पावर 28 से लेकर के 10 टू द पावर 29 पर मीटर क्यूब होता है। इट मीन्स अगर यूनिट वॉल्यूम हम अगर लेके चलें, अगर हम यूनिट वॉल्यूम लेकर के चलें स्टूडेंट्स, तो यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10 टू द पावर 28 से लेकर के 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन यूनिट वॉल्यूम में। तो ये ऑर्डर है बेटा, मतलब किसी में 28 होगा, किसी में 29 होगा, लेकिन जब भी होगा तो ये इसी ऑर्डर में होगा। तो ये मतलब आज से याद रखिएगा कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन कुछ किताबों में लिख दिया कि क्रॉस सेक्शन का मतलब एरिया से है, तो ये अगर आप सोच रहे हैं तो ये गड़बड़ यहाँ पर सोच रहे हैं। क्रॉस सेक्शन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि कितने चार्ज पार्टिकल इससे फ्लो कर सकते हैं, इस बात को इंडिकेट कर रहा है। अभी थोड़ा देर बाद आपको ये भी बताएंगे क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो यही जानते हैं कि करंट केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है। अगर ऐसा आप भी जान रहे हैं तो गड़बड़ जान रहे हैं कि करंट केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू नहीं होता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होगा तो वो केवल और केवल मेटेलिक वायर में होगा। फिर जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में बात करें तो वहां आयंस के थ्रू होगा, गैस में बात करें तो आयंस के थ्रू होगा, डिस्चार्जिंग ट्यूब में अगर बात करें तब भी आयंस के थ्रू होगा, और सेमीकंडक्टर में बात करें तो इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण होगा। तो इट मीन्स केवल और केवल कंडक्टर के केस में अगर हम चलते हैं तो कंडक्टर के केस में ही केवल करंट का फ्लोमेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है, बाकी हर जगह आयंस के थ्रू होगा। मैक्सिमम केसेस ऐसे होंगे जहां पर आयंस के थ्रू होगा। तो स्टूडेंट्स बस ये मत याद रखा करिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, तो ये कहना आपका गलत होगा। अगर कंडक्टर की बात कर रहे हैं या मेटेलिक वायर की बात कर रहे हैं तब तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होगा, अन्यथा हर सिचुएशन में केवल फ्री इलेक्ट्रॉन का ही योगदान नहीं होता। अभी थोड़ा देर बाद आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट हमारी जो है स्केलर टेंसर क्वांटिटी क्यों है, ये भी बारे में आपको डिस्कस करके दिखाएंगे कि क्यों ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए दो टाइप्स के हैं, तो दोनों टाइप्स हम इसी जगह डिस्कस कर दे रहे हैं। आखिर में करंट को आप टेंसर क्वांटिटी क्यों कहते हैं? पहला नंबर पे तो आपका अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट से ही आपका क्लियर होगा कि करंट टेंसर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि बहुत बढ़िया से अगर समझना है तो अल्टरनेटिंग करंट को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट ही एक ऐसा करंट होता है बेटा जिसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो ये पीरियाडिकली चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कैसे चेंज होता है बेटा? पीरियाडिकली चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज विथ द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड चेंज विद द डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है जिसके कारण मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। देखिए इस पॉइंट पे देखें तो करंट कुछ और होगी, इस पॉइंट पे देखें तो करंट कुछ और होगी। यहाँ आगे अभी डिस्कस करेंगे, इसको बोलते हैं I0 प्लस I0 होता है। तो ये कहाँ पर है? T/4 पे है। जैसे ही T/2 आता है तो देखिए करंट कितना हो गया? 0 हो गया। जैसे ही 3T/4 आया तो यहाँ पर इसकी करंट की वैल्यू आ गई -I0। तो यहाँ पर अगर देखें तो जैसे जैसे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसीलिए बोला गया कि करंट क्या है। तो याद रखिएगा कि सर करंट इज टेंसर क्वांटिटी। तो करंट को कैसी क्वांटिटी बोला गया? टेंसर क्वांटिटी बोला गया है बेटा। अगर टेंसर नहीं दिया है तब आप स्केलर का वर्ड यूज कर सकते हैं, अगर नहीं दिया है तो। अगर दिया है तो आपको टेंसर ही मारना चाहिए। अच्छा स्केलर क्यों जवाब देंगे? क्योंकि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को होल्ड नहीं करता, इस कारण से करंट को स्केलर भी बोला जाता है, लेकिन सही रूप से टेंसर बोलना ठीक होगा। एक बात आपको बताना चाहते हैं कि अगर AC है,
बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि अगर AC है आप उसको DC में बदलना चाहते हैं, अगर आप AC को DC में बदलना चाहते हैं तो आप रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। ये तो बहुत हायर क्लासेस की चीज़ें हैं, क्योंकि रेक्टिफायर यूज़ करने के बाद भी आप परफेक्ट DC नहीं पाते। समस्या इस बात की है कि परफेक्ट DC आपको कभी नहीं मिलता। तो याद रखिएगा कि रेक्टिफायर लगाने के बाद भी आप परफेक्ट DC नहीं पाते, समस्या इस बात की है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, फिल्टर लगाना पड़ता है, फिर रेगुलेटर का यूज़ करते हैं। तो डायरेक्ट करंट की अगर हम बात करें कि डायरेक्ट करंट क्या है, तो डायरेक्ट करंट के बारे में सुनिएगा कि यहाँ पर डायरेक्ट करंट आपको दो तरह का दिखेगा। अगर सेमीकंडक्टर में पहुंच जाए तो एक पल्स हीटिंग DC मिलेगा और एक कांस्टेंट DC मिलता है। तो यहाँ पर इस तरह का वेव मिलता है, एक इस तरह का जो वेव होता है उसको बोलते हैं पल्सेटिंग DC। पल्स DC, यूनिडायरेक्शनल भी बोल देता और बेटर होगा, यूनिडायरेक्शनल पल्स DC। तो जब हम रेक्टिफायर लगा देते हैं बेटा, तो रेक्टिफायर लगाने के बाद कहानी यही वाली मिलती है बेटा। रेक्टिफायर लगाने के बाद कहानी यही वाली मिलती है बेटा। जब आप इसमें जब ऐसा यूज कर देते हैं बेटा, ये जब कांस्टेंट DC आप पाते हैं, तो कांस्टेंट DC जो आप पाते हैं वो रेगुलेटर से पाते हैं बेटा। जैसे आप सुने होंगे कि जीनर डायोड एक्ट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, जीनर डायोड एक्ट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, बहुत ज़्यादा सुने होंगे कि जीनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो याद रखिएगा कि कांस्टेंट DC अगर आपको चाहिए तो कांस्टेंट DC आपको कभी भी रेक्टिफायर से नहीं मिलेगा बेटा। ये दिमाग में बैठा के चलिए, कांस्टेंट DC कभी भी रेक्टिफायर से नहीं मिलता है। यहाँ पर पल्सेटिंग DC मिलता है। जब उसमें कांस्टेंट DC अगर आपको लेना पड़ता है तो यहाँ पर क्या होता है, रेगुलेटर का यूज करते हैं। तो ये बात आप दिमाग में बैठा के चलिए कि करंट दो तरह का होता है। अगर हम DC करंट को लेकर चले तो यहाँ पर बोल देते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी किस वर्ड पे हम इसको बोलते हैं, बिकॉज इट डज नॉट होल्ड, बिकॉज इट डज नॉट होल्ड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, वेक्टर एडिशन के बारे में आप क्या समझते हैं? वेक्टर एडिशन में जैसे ट्रायंगुलर मेथड हो गया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, तो इसको ये फॉलो नहीं करता। देखिए जैसे यहाँ पर करंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, तो कुछ लड़के तो यही सोचते हैं, कुछ लड़कों का ये भी कंसेप्ट गड़बड़ रहता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है वो वेक्टर होता है। तो करंट में तो दोनों है, 3 एम्पियर है यहाँ पर और ये 4 एम्पियर है, तो मैग्नीट्यूड भी है, क्यों करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चलती है। तो करंट के पास डायरेक्शन भी हो गया और 3 एम्पियर का मैग्नीट्यूड भी हो गया। तो आप स्केलर क्यों बोल देते हैं? अगर ये राइट एंगल पे लिए हैं तो अगर ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करता तो आना तो चाहिए था 5, लेकिन 5 ना आकर के क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। तो इसीलिए हमारा जो करंट होता है वहां पर हम स्केलर भी बोल देते हैं। क्योंकि स्केलर हम क्यों बोल देते हैं? क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को होल्ड नहीं करता, इसीलिए हम करंट को स्केलर भी बोल देते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है। बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा गया है। फिर हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट निकालना सो सिंपल है। देखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करती है बेटा, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जिधर होता है बेटा, दिमाग में बैठा के चलिएगा कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, ये किसका फ्लो हो रहा है बेटा? पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करती है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट का भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर की ओर होता है? इज द सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करती है, करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है। ये दिमाग में बैठा के चलिएगा।
और निगेटिव चार्ज इधर फ्लो करता है बेटा, निगेटिव चार्ज इधर फ्लो करता है बेटा, निगेटिव चार्ज इधर फ्लो करता है बेटा, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिधर होगा करंट उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिधर होगा करंट उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किधर होगा? तो एक तरीके से हम दूसरे वर्ड में ये भी बोल सकते हैं कि प्रोटॉन के डायरेक्शन में होगा, प्रोटॉन के डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये याद रखिएगा बेटा स्टूडेंट्स कि करंट का जो डायरेक्शन होता है, जैसे एक एग्जांपल दे दें कि एक मेटेलिक वायर PQ है, एक एग्जांपल अगर हम देना चाहते हैं कि एक मेटेलिक वायर PQ है, PQ एक मेटेलिक वायर है और उसमें अगर हम बात कर लें, ये मेटेलिक वायर PQ है, इस PQ मेटेलिक वायर में हम कह दें कि इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इज मूव फ्रॉम Q टू P, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो कहेंगे सर सो सिंपल, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट Q से P की ओर हो रहा है, इट मीन्स जो करंट का डायरेक्शन होगा वो P से किधर की ओर होगा? Q की ओर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। तो देख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन किधर चल रहा है, बस इतना सिंपल सा जवाब है कि इलेक्ट्रॉन जिधर चल रहा होगा करंट उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में भी पूछा गया है, इसलिए जानना चाहिए बच्चों को। जैसे ये हम एक कॉपर का एक वायर ले लेते हैं, कॉपर का एक वायर ले लेते हैं, इसके साथ ज्वाइंट कर दे रहे हैं फिर एक कॉपर का वायर, इस तरह का है। अब इसमें करंट हम I1 दिखा दे रहे हैं और इसमें करंट हम I2 दिखा दे रहे हैं। इसका अगर हम एरिया कंसीडर कर लेते हैं कि A है क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम दिखा दें कि A/2 है, तो अर्थात उसके एरिया से उसका कोई लेना देना नहीं था इलेक्ट्रिक करंट का। यही बात आपको समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो I इक्वल टू हमारे पास क्या आया था? Q/T आया था। Q बराबर क्या आया था बेटा? Ne/T आया था। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो इसमें कहीं पर भी एरिया नहीं है, इस फार्मूले में, इस फार्मूले में एरिया नहीं है बेटा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लेके चलें तो बोल देंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि क्रॉस सेक्शन जो एरिया का वायर का होगा उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ये मैथमेटिकल तरीका है रिप्रेजेंट करने का, ये एक मैथमेटिकल तरीका है रिप्रेजेंट करने का कि अगर किसी को इनडिपेंडेंट दिखाना है तो उसके पावर 0 लगा दीजिए, मतलब वो इनडिपेंडेंट आसानी से हो जाएगा। तो याद रखिएगा। तो इसमें अगर हम बात करें कि क्या आंसर होगा तब, तो कहेंगे सर I1, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लेके चलते हैं तो कहेंगे सर I1 इज इक्वल टू I होगा, और ये जो I होगा वो कांस्टेंट होगा। रीजन अगर आपको जवाब देना है कि सर ऐसा क्यों है, तो बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वह इंडिपेंडेंट होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, क्योंकि इस फार्मूले में कहीं एरिया नहीं आया है। इसलिए याद रखिएगा कि एरिया से करंट का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए दोनों कंडीशन में करंट की वैल्यू सेम होगी। तो I1 इज इक्वल टू I होगा इन दैट कंडीशन। तो यहाँ पर अगर हम एक ग्राफ के थ्रू अगर समझना चाहें तो ग्राफ के थ्रू अगर ये ग्राफ बना दे तो कैसे हम बनाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट रख लेते हैं और यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर रख लेते हैं। तो ये ग्राफ ऐसे होगा बेटा, मतलब समझ रहे हैं कि एरिया पर इसका कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब एक कहावत सुने होंगे कि जो है भैंस के आगे बीन बजावा भैंस करे पगुरा। तो वही बात यहाँ पर है कि जो करंट है
वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अगर लेके चलते हैं, जैसे इस तरह का कंडीशन लेके चलते हैं जिसमें हर पोजीशन पे वो चेंज होता रहे, हर एक पोजीशन पे अगर हम बात करें कि वो चेंज होता रहे, तब भी कहेंगे कि अरे सर सो सिंपल, एकदम कंसेप्ट क्लियर कर दिए। जैसे ये कॉपर का वायर दे दिए, जैसे ये कॉपर वायर है, कॉपर वायर दे दिए, यहाँ पर करंट I1 अगर हम दिखा देते हैं और यहाँ पर करंट हम I2 दिखा देते हैं, इस तरह का कंडीशन अगर हम दिखा देते, कहेंगे सर सो सिंपल, I1 इज इक्वल टू I2 होगा हर एक पॉइंट पे। ये भी हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर कॉपर वायर है। तो I1 इज इक्वल टू I2 क्यों हुआ, ये बात समझ में आई सारे स्टूडेंटों को? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट कभी भी एरिया पर डिपेंड नहीं करती, इस बात को दिमाग में बैठा के चलिएगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिधर हो रहा है, अगर मैं तुमसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन जो है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होगा, वेस्ट से ईस्ट की ओर। मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिधर हो रहा है, सो सिंपल बेटा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिधर होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में करंट कैसी हो सकती है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यही समझते होंगे कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होगा। नहीं बेटा, अगर जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें कि एक मेटेलिक वायर है, अगर इस तरह का एक वायर ले लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट 1 है। जैसे अगर हम ये मेटेलिक वायर ले लेते हैं, बेटा समझिएगा, मेटेलिक वायर अगर लेंगे तो उसमें करंट का फ्लोमेंट जो होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स दिमाग में बैठा के चलिएगा कि अगर हम मेटेलिक वायर लेके चलते, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कोई लिक्विड है तो उसमें कितने होंगी, तो 2 के कारण होगी, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो इसमें लड़के गड़बड़ा जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कि अगर मेटेलिक वायर होगा तो करंट का फ्लोमेंट जो होगा वो किसके थ्रू होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होगा। दूसरी बात अगर हम बात कर दें कि इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स में भी 2 लगभग कारण होगा, एक पॉजिटिव आयंस के कारण होगा और एक जो होगा निगेटिव आयंस के कारण होगा। अगर हम किसी डिस्चार्जिंग ट्यूब की बात करें, विसर्जन नलिका हिंदी में बोलते हैं, डिस्चार्जिंग ट्यूब की बात करें तो डिस्चार्जिंग ट्यूब जैसे इस तरह का ट्यूब देखे होंगे, आपको याद होगा वैक्यूम ट्यूब वाला सिस्टम, इसमें ये कैथोड होती है, एक एनोड होता है। और एक बात आपको बता दें कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है बेटा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है और एनोड से प्रोटॉन निकलता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा कि डिस्चार्जिंग ट्यूब में भी किसके कारण होगी, तो डिस्चार्जिंग ट्यूब में भी जो करंट होगी वो पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस दोनों के कारण होगी। पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयंस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको कि कैसे कैसे बहुत सारे बच्चे बस यही समझते हैं कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होगा। नहीं बेटा, अगर ऐसा जान रहे तो आप गड़बड़ जान रहे हैं। हर समय जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू नहीं होता बेटा, ये दिमाग में बैठा के चलिएगा। और इसमें अगर हम 3 हो गए हैं, चौथा पॉइंट अगर बात करें कि अगर हम सेमी कंडक्टर को लेके चलें, तो सेमी कंडक्टर को अगर हम लेके चलते हैं तो सेमी कंडक्टर में भी 2 लोगों के कारण होती है। अगर आपको नहीं जानकारी है तो आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि सेमी कंडक्टर में भी 2 लोगों के कारण होती है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण होती है और दूसरा होल्स के कारण होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन का उसमें योगदान होता है और दूसरा होल्स का योगदान होता है। तो यहाँ पर भी 2 के कारण होगी, होल के कारण होगी और किसके कारण होगी, इलेक्ट्रॉन के कारण होगी। तो ये जो इंडिकेट कर रहा है वो होल है बेटा, और ये जो इंडिकेट कर रहा है वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है बेटा।
तो ये याद रखिएगा, कुल मिला जुला करके आप समझे क्या कि अरे सर हर जगह तो दो लोगों के कारण हो रहा है। केवल मेटेलिक वायर में अगर हम बात करें तो केवल मेटेलिक वायर में बात करें तो वहां पर केवल इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। एक बात आपको और बताना चाहते हैं, एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण अगर करंट फ्लो करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण अगर फ्लो करती है तो उसे बोलते हैं कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट बहुत बार पेपर में पूछा गया कि कंडक्शन करंट किसके कारण होती है, तो कंडक्शन करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। याद रखिएगा कि मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होगी तो उसे कंडक्शन करंट कहते हैं। तो कंडक्शन करंट जो होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होती है। अगर पॉजिटिव आयंस के कारण अगर देखें तो पॉजिटिव आयंस के कारण अगर जब करंट फ्लो करती है कि पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव आयंस है, तो पॉजिटिव आयंस के कारण अगर करंट फ्लो करेगी तो उसे बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट, तो याद रखिएगा कि कन्वेक्शनल करंट क्या होती है, तो कन्वेक्शनल करंट ड्यू टू पॉजिटिव आयंस होती है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयंस होती है। तो याद रखिएगा कन्वेक्शनल करंट जो होती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयंस होती है, और कंडक्शन करंट क्या होती है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो यहाँ पर भी हमको देखने को ये पता चला कि करंट भी दो तरह के होते हैं। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन के सेंस में बात करें तो इलेक्ट्रॉन के कारण, अगर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण करंट हो रही है तो उसे कंडक्शन करंट कहेंगे, और पॉजिटिव आयंस के कारण करंट फ्लो कर रही है तो उसे कन्वेक्शनल करंट कहेंगे बेटा। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से हम लोग बहुत सारी बातें यहाँ पर देख लिए। अब थोड़ी देर बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन देख करके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे तभी कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। In a metallic wire PQ, 10 to the power minus 18 electron passing from Q to P, then find the electric current, and also find the direction of electric current। एक मेटेलिक वायर PQ है, आपको दिख रहा होगा। उस मेटेलिक वायर में हम डायग्राम भी बना दे रहे हैं आपके लिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये एक मेटेलिक वायर PQ है, ये मेटेलिक वायर PQ है। इसमें अगर हम बात करें कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक मेटेलिक वायर में 10 to the power minus 18 इलेक्ट्रॉन्स पासिंग फ्रॉम Q to P, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास कर रहे हैं, Q से P की ओर जा रहे हैं, और हाउ मच 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, 10 to the power minus 18 इलेक्ट्रॉन पास आउट हो रहे हैं फ्रॉम Q से किधर की ओर, P की ओर। तो अगर n की वैल्यू देखें तो n की वैल्यू तो 10 to the power minus 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स है, नॉट निगेटिव। तो 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स passing from Q to P, then find the electric current and also find the direction of electric current। तो 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, तो E की वैल्यू तो आप पहले से जान रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बता चुके हैं 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। अब यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू Q बाई टी होता है, बट Q बाई टी से हमारा काम नहीं चल पाएगा क्योंकि यहाँ पर N दिया है, तो इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाना पड़ेगा। तो Q बराबर NE बाई टी, तो n की वैल्यू है 10 to the power 18 एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 to the power minus 19। जब कभी न दे इन 1 सेकेंड अगर हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं 1 सेकेंड की बात कर लेते हैं, तो कितना करंट हमारा जनरेट करेगा, वो 1.6 इंटू 10 to the power minus 1, तो 0.16 एम्पियर की करंट जनरेट होगी।
इस मेटेलिक वायर में, तो इस मेटेलिक वायर में करंट कितना हो जाएगी 0.16 एम्पियर की होगी। और इसका डायरेक्शन अगर आपसे पूछा जाएगा तो डायरेक्शन जो हो जाएगा फ्रॉम P टू Q होगा, फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किधर हो जाएगा P से Q की ओर होगा। रीजन अगर कोई आपसे पूछेगा कि ऐसा क्यों सर, तो आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो हो रहा है वो Q से P की ओर हो रहा है, इसलिए करंट का डायरेक्शन P से Q की ओर होगा, क्योंकि करंट के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। चार्जिंग ट्यूब में अब जैसे इस तरह का एक ट्यूब बना लिया हमने, इस तरह का हम दूसरा क्वेश्चन देने जा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। जैसे अगर हम इसका नाम दे रहे हैं, यहाँ पर A है, A 3 कूलम पर सेकेंड का है, B है, ये प्लस है, B हमारा वो भी प्लस है और वो जो है 4 कूलम पर सेकेंड है, और C हमारा निगेटिव है, निगेटिव आयंस को इंडिकेट कर रहा है, और वो 2 कूलम पर सेकेंड है। तो यहाँ पर अगर हम नेट करंट पूछे कि इस ट्यूब के अंदर कितना होगा, तो कहेंगे सर सो सिंपल, जो करंट होगा वो A का करंट प्लस B का करंट अलजेब्रिक फॉर्म में और प्लस C का करंट देख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसके पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो करंट का डायरेक्शन होगा इसी के डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इसका भी डायरेक्शन इसी के डायरेक्शन में होगा। लेकिन ये निगेटिव चार्ज है तो इसका जो डायरेक्शन होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिधर होता है करंट उसके जस्ट अपोजिट होती है, तो C का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो इट मीन्स दो लोग एक डायरेक्शन में है, तीसरा अपोजिट है। तो यहाँ पर जो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर इसका अमाउंट अगर हम लेके चलेंगे तो इसकी डायरेक्शन तो अलग हो गई, तो IA प्लस IB माइनस IC हो जाएगा यहाँ पर। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 कूलम 3 एम्पियर इसकी वैल्यू हो जाएगी, अब प्लस 4 एम्पियर इसकी वैल्यू हो जाएगी, और माइनस 2 एम्पियर इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो टोटल करंट इस ट्यूब में कितना आ जाएगी 5 एम्पियर हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पर याद रखिएगा कि इस तरीके से करंट निकालेंगे। तो याद रखिए कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज के जस्ट अपोजिट होगा। तो IC का डायरेक्शन क्यों जस्ट अपोजिट होगा समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये इधर की ओर मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इधर की ओर मूव कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है केवल समझाने के लिए, और भी आगे थोड़ा देर बाद क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि क्या होगा। और एक बात नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण कैसी करंट जनरेट करेगी, कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर हो रहा है तो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो कितना करंट जनरेट करेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब कोई ऐसा एग्जाम बचा नहीं जिसमें ये ना पूछा गया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारी यही बात होगी कि कैसे करंट फ्लो करता है अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। तो ये उसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद।